दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ड्रामा फिल्म के बारे में और ये वीडियो भी ऐसी फिल्म के बारे में होगी जो इस साल के अकेडमी अवार्ड्स में बहुत ही अहम फिल्म साबित हो सकती है। और ये फिल्म हाल ही में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का गोल्डन ग्लोब भी जीत चुकी है। इससे पहले भी मैं कई सारी ऑस्कर पोटेंशियल मूवीज पर वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप आई बटन में देख सकते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं लास्ट ईयर आई फिल्म मिनारी के बारे में। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है ली आइजैक चुंग ने। इसमें मेन लीड्स निभाए हैं स्टीवन यून, हान ये री, एलन किम, नोएल केट चो, योन यूंग जुंग और विल पैटन ने। पहले मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगा, फिर हम इस फिल्म की सोल को समझने की कोशिश करेंगे इसके सिंबोलिज्म से, और आखिर में जानेंगे इस फिल्म की एंडिंग के बारे में। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये कहानी है यी फैमिली की, जिसमें 4 मेंबर्स हैं। जेकब, उसकी वाइफ मोनिका, उनकी बेटी एन और उनका बेटा डेविड। फिल्म एक ड्राइविंग के सीन से शुरू होती है और हमें पता चलता है कि यी फैमिली कैलिफोर्निया से मूव होकर अपने नए प्लॉट लैंड पर आ गई है, जो कि आर्कनसा के रूरल एरिया में है। वहां जेकब ने उनके लिए हाउस ऑन व्हील्स खरीदा है, जिसे देख के मोनिका बिल्कुल खुश नहीं है। वो कहती भी है, तुमने इसके लिए तो प्रॉमिस नहीं किया था। जेकब और मोनिका पास के ही एक हैचरी में मुर्गी के बच्चों की सेक्सिंग यानी मेल और फीमेल चिक को अलग करने का काम करते हैं। शुरू में उनके पास बच्चों का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं होता, इसलिए वो उन्हें अपने साथ ले आते हैं। वहीं जेकब डेविड से पूछता है कि क्या तुम्हें हमारा नया घर अच्छा लगा। इसका जवाब डेविड हाँ में देता है। फिर इस बात से खुश होकर जेकब उसे कहता है कि तुम ये बात अपनी मॉम को जरूर बताना कि तुम्हें नया घर बहुत पसंद है। दरअसल जेकब ने ये जगह इसलिए खरीदी ताकि वो बड़ी जगह में फार्मिंग कर सके। मोनिका उसे दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए कहती है, जहां उन्हें बच्चों के लिए कोरियन बेबी सिटर मिल सके, पर जेकब इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वहां उसे फार्मिंग के लिए सिर्फ 5 एकड़ जमीन मिलेगी और अभी वो जहां पर है वहां वो 50 एकड़ का गार्डन बना सकता है। और यही उसका सपना है, उसका अमेरिकन ड्रीम है, जहां हर अमेरिकन के लिए अपने गोल और एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। खैर, मोनिका की दूसरी चिंता यह है कि उनके अभी वाले घर से हॉस्पिटल 1 घंटे की दूरी पर है और इसलिए उसे अपने बेटे की हेल्थ की बहुत चिंता है, जिसे कोई दिल की बीमारी है। तेज बारिश की एक रात उनमें किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है। बच्चे अंदर उनके चिल्लाने की आवाज सुन रहे होते हैं और उनकी लड़ाई को रुकवाने की एक मासूम कोशिश भी करते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता। आखिर में जेकब उससे कहता है कि हम तो एक नई शुरुआत चाहते थे। इस पे मोनिका उसे रोते हुए कहती है, अगर तुम्हें इसी तरह की शुरुआत चाहिए थी तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कुछ बचा है। अगली सुबह बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। जब वो अपनी माँ से इस बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताती है कि उसकी उनके फादर से बात हो गई है, वो कहीं नहीं जा रहे, पर अब उनका ख्याल रखने के लिए यहाँ मोनिका की माँ यानी कि उनकी नानी सुनजा कोरिया से आने वाली है। उसी सुबह जेकब एक डाउजर से यानी एक डिवाइन छड़ी से अंडरग्राउंड पानी ढूंढ निकालने की खूबी वाले आदमी से मिलता है, जो उसे डिमॉन्स्ट्रेशन भी करके दिखाता है। वो उससे फ्रेश वाटर के एक कुएं के लिए $250 और 2 कुएं के लिए $300 मांगता है, पर जेकब इस ऑफर के लिए मना कर देता है। वो अपने बेटे को सिखाता है कि हम कोरियंस अपना दिमाग यूज करते हैं और किसी ऐसी चीज के लिए पैसे कभी नहीं देते जो हमें फ्री में मिल सकती है। फिर वो खुद ही एक बड़ा गड्ढा खोद देता है जिसमें थोड़ा पानी निकल आता है और वो इस चीज को देखकर
बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जेकब को अपने फार्म के पास ही पॉल नाम का एक आदमी मिलता है जो ट्रैक्टर वगैरह लाने में उसकी हेल्प करता है और उससे कहता है कि मिस्टर यी, मैं एक अच्छा वर्कर हूं। एंड देन ही स्टार्ट्स प्रेइंग। वो एक बहुत ही रिलीजियस आदमी है। जेकब को यह देखकर बहुत अजीब लगता है। वहीं डेविड अपनी नानी के आने की बात से ज्यादा खुश नहीं है, पर उसकी मां उसे समझाती है कि उनका हमारे सिवा और कोई नहीं है। अगले दिन सुनजा वहां पहुंच जाती है। वो अपने साथ काफी कोरियन सामान लाती है। मोनिका उसे देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वहीं डेविड शुरू में उनसे बहुत शर्माता है और इतना शर्माता है कि उन्हें ग्रीट भी नहीं करता, जिससे उसके पेरेंट्स को एम्बैरेस्ड होना पड़ता है। डेविड को नानी के साथ रूम शेयर करने के लिए फोर्स किया जाता है, जो उसे बहुत अजीब लगता है, पर जेकब उसे नानी के साथ ठीक से पेश आने को कहता है। बच्चे नानी की लाइफस्टाइल को समझ नहीं पाते और डेविड उन्हें थोड़ा अवॉइड भी करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जैसी एक ग्रैंडमदर को होना चाहिए वो वैसी बिल्कुल नहीं है। पर यह सब होने के बावजूद सुनजा यूएस में जिंदगी एडजस्ट करने और बच्चों के साथ घुलने मिलने की पूरी कोशिश करती है। वो उन्हें जंगल के अंदर एक क्रीक यानी छोटी नदी जैसी जगह पर ले जाती है और बताती है कि ये जगह मिनारी सीड्स प्लांट करने के लिए बिल्कुल सही रहेगी। ये सीड्स भी वो कोरिया से अपने साथ लेकर आई है। पॉल और जेकब खेती के काम में जुटे रहते हैं और वहीं वेल वाली जगह पर मौजूद अंडरग्राउंड वाटर से सिंचाई भी करते रहते हैं। वहां उगाई गई कोरियन वेजिटेबल्स बढ़ने लगती हैं और हमें जेकब का सपना सच होते हुए नजर आने लगता है। पर मोनिका अपनी मां के आने से भी ज्यादा खुश नजर नहीं आती। मोनिका का मूड ठीक करने के लिए जेकब उसे चर्च चलने के लिए कहता है और फिर पूरी फैमिली संडे को चर्च जाती है। वहां जैक और सुंजा को छोड़ के सभी का कुछ अमेरिकन लोगों से इंटरेक्शन होता है। अगले दिन जब मोनिका और जेकब घर में नहीं होते तो डेविड अपनी नानी से कहता है कि तुम एक ग्रैंडमा की तरह नहीं हो। उसे मनाने के लिए सुंजा उसे माउंटेन वाटर यानी कि माउंटेन ड्यू लाने को कहती है, जिसके बदले वो छोटे बाउल में अपना यूरिन भर कर ले आता है और सुंजा टीवी देखते देखते उसे टेस्ट करती है और डेविड पर चिल्लाती है। इतने में डेविड वहां से भाग जाता है। शाम को उसे जेकब सजा देकर नानी से माफी मांगने को कहता है और नानी उसे खुशी खुशी माफ कर देती है। बस एक रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा दोबारा ना करे। अगले दिन डेविड और पॉल फार्म में काम कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि जो वेल जेकब ने खोदा था वो पूरी तरह से सूख चुका है। जेकब खुदाई करके पानी चेक करने की कोशिश करता है, पर वहां पानी का नामो निशान तक नहीं है। शाम को थक हार के जब मोनिका बाल धोने में उसकी मदद करती है तो वो अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहती है कि हमारे काफी पैसे फार्मिंग में खर्च हो चुके हैं। तो जेकब हारे हुए मन से कहता है कि अगर ये फार्मिंग वाला आइडिया फेल हो जाता है तो तुम जो चाहे कर सकती हो और यहां तक कि तुम मुझे छोड़कर बच्चों को भी साथ ले जा सकती हो। जेकब काउंटी वाटर के लिए पैसे देना नहीं चाहता था, पर मजबूरन उसे अपनी फसल बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। अब एक तो उसे ना चाहते हुए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ऊपर से उसके लिए एक और नई मुसीबत पैदा हो जाती है। डेलास में जिस वेंडर ने उससे वेजिटेबल्स का ऑर्डर लिया था वो उसे लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देता है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट होकर शहर में रहने वाले कोरियंस को क्रिटिसाइज करता है और वापस काम पर चला जाता है। इस दौरान घर में डेविड एक ड्रॉर खोलने की कोशिश करता है और उसे अपने पैर पर गिरा लेता है। उसकी नानी चोट पर पट्टी लगाती है और यहां से उनकी बॉन्डिंग बननी शुरू होती है। एन चर्च चली जाती है और इस दौरान सुंजा डेविड को क्रीक के पास ले जाती है जहां मीनारी बढ़ रही है। वो यहां उसे मीनारी की खूबियां समझाती है, जैसे कि ये वीड की तरह कहीं भी उग सकती है, इसे स्ट्यू और सूप किसी भी चीज में डाला जा सकता है, इसके मेडिसिनल यूजेस भी हैं। खैर, फैमिली की फाइनेंशियल हालत इतनी खराब हो जाती है कि अब वो पानी भी अफोर्ड नहीं कर सकते।
पर सुंजा और डेविड पहले से क्रीक से पानी इकट्ठा कर कर घर में रख देते हैं। यहाँ सुंजा मोनिका को समझाती है कि जितना तुम्हें लगता है डेविड उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। जेकब दोबारा पाइप्स में पानी चेक करने जाता है और डेविड भी उसके पीछे आ जाता है। वो अपनी माँ और नानी की बातें सुनकर बाहर ठहर जाता है जब मोनिका अपनी माँ से कहती है कि उसे डेविड से ऐसे भारी काम नहीं करवाने चाहिए। डॉक्टर ने पहले ही वार्निंग दे दी है कि उसका दिल कभी भी काम करना बंद कर सकता है। ये सुन के उसके मन में डर बैठ जाता है। वो रात को सोने के वक्त नानी से कहता है, भले ही मैंने सपने में स्वर्ग देखने की प्रार्थना भगवान से कर ली हो, पर अब मैं मरना नहीं चाहता। सुंजा उसे प्यार से शांत करवाती है और अपने पास ही सुला लेती है। इसी रात को सुंजा को अचानक स्ट्रोक अटैक आ जाता है। बच्चे चर्च चले जाते हैं और मोनिका सुंजा को हॉस्पिटल ले जाती है। उसे रात भर वहीं रुकना पड़ता है, इसलिए एन और डेविड स्लीप ओवर के लिए अपने दोस्तों के यहाँ रुक जाते हैं। वहां डेविड अपने दोस्त के साथ वही कार्ड गेम खेलता है जो उसे उसकी नानी ने सिखाया था। इधर जेकब अपनी पानी की प्रॉब्लम को लेके अभी भी बहुत ज्यादा परेशान है। अब उनके घर में भी मिट्टी वाला पानी आ रहा है। सुंजा भी डिस्चार्ज होके घर आ जाती है, पर अब उसकी बॉडी में पहले जैसी मूवमेंट नहीं हो पाती और वो क्लियरली बोल भी नहीं पाती। एन मोनिका से पूछती है कि ग्रैंडमा के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो वो ये एक्सेप्ट करती है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो स्वार्थी हो गई थी। उसे अपनी माँ का ठीक से ख्याल रखना चाहिए था, पर अब वो ऐसा नहीं होने देगी। वो सुंजा की वजह से वापस कैलिफोर्निया जाना चाहती है। पॉल उनके घर खाने पर आता है और सुंजा के लिए प्रेयर भी करता है, पर जेकब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन जेकब, मोनिका, डेविड और एन डेविड की हार्ट अपॉइंटमेंट के लिए और जेकब की फसल बेचने के सिलसिले में एक वेंडर से मिलने के लिए शहर की ओर निकल पड़ते हैं। हॉस्पिटल में ही मोनिका जेकब से अपने साथ चलने को कहती है और कहती है कि वो ये सब अकेले नहीं कर पाएगी, पर जेकब मना कर देता है क्योंकि वो चाहता है कि भले ही वो फेल हो जाए, पर उसने जो स्टार्ट किया था वो उसे खत्म करना चाहता है। वो चाहता है कि उसके बच्चे एक चीज में तो उसे कामयाब होते हुए देखें। ये सुनकर मोनिका उससे सवाल करती है कि तुम किस कीमत पर ये सब करना चाहते हो? क्या ये जरूरी नहीं है कि हम लोग साथ रहें? पर उसका रवैया वैसा ही रहता है। वो कहता है तुम्हें जो करना है वो करो और मुझे अपना काम करने दो। इसके फौरन बाद उन्हें एक खुशखबरी मिलती है कि डेविड की हार्ट कंडीशन धीरे धीरे सुधर रही है। वो ये सुन के बहुत खुश होते हैं, पर यह खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं होती। वेंडर जेकब की वेजिटेबल्स खरीदने के लिए मान जाता है और वहां से बाहर निकलते ही हमें जेकब और मोनिका के बीच एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट देखने को मिलता है। मोनिका को इस बात ने अंदर तक चोट पहुंचाई थी कि जेकब ने अपनी फार्मिंग को अपने परिवार से ऊपर समझा, पर जेकब के मुताबिक अब हालात ठीक हैं और अब वो इतना पैसा कमाएगा कि किसी को कोई चिंता नहीं होगी। पर मोनिका का कहना यही है, जब हम ही कुछ ठीक नहीं कर सकते तो पैसा भी कुछ नहीं कर सकता। उसका जेकब पे से विश्वास टूट चुका है और दोनों अब इस मोड़ पे अलग होने को भी मान जाते हैं। इसी दौरान घर पर गार्बेज जलाने के चक्कर में सुंजा एक्सीडेंटली पूरे बार्न को आग लगा देती है, जिसमें जेकब की उगाई गई फल और सब्जियां भी मौजूद थी। घर पहुंचते पहुंचते उन्हें कुछ जलने की महक आने लगती है, पर जैसे ही वो अपने बार्न को जलते हुए देखते हैं, जेकब जल्दी से अपनी बची कुची फसल को बचाने लगता है और मोनिका भी सुंजा को वहां से हटाकर इसमें उसकी मदद करती है। इवेंचुअली वो आग और ज्यादा बेकाबू हो जाती है और वो लोग एक दूसरे को बचाते हैं और बार्न को जलता हुआ छोड़ देते हैं। वहीं घबराई हुई और कंफ्यूज्ड सुंजा वहां से जाने लगती है, पर एन और डेविड जल्दी से उसके पास जाते हैं और उसे घर चलने की रिक्वेस्ट करके उसे घर ले आते हैं। सुबह होती है, बांध पूरी तरह जल चुका है, सब शांति से साथ में सो रहे हैं। सुंजा खामोश बैठी हुई है और सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं
पॉल, मोनिका और जेकब एक डाउजर के साथ हैं जिसे अंडरग्राउंड पानी ढूंढने के लिए हायर किया गया है और पानी वाली जगह को मार्क कर लिया जाता है। फिर कुछ वक्त के बाद जेकब और डेविड मिनारी हार्वेस्ट करने के लिए जाते हैं जो अब पूरी तरह से बढ़ चुकी है। जेकब उसकी बहुत तारीफ करता है और इस बात पे ध्यान देता है कि सुंजा ने इसे प्लांट करने के लिए कितना अच्छा स्पॉट चुना है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म देखने के बाद आपके मन में एक चीज आ सकती है कि ये फिल्म असल में है किस बारे में। दरअसल मिनारी फिल्म है चेंज के बारे में, बदलाव, रूट्स का बदलाव, लाइफस्टाइल का, कैरेक्टर का, उम्मीदों का, रिश्तों का, और ये लिस्ट काफी लंबी है। जब किसी फिल्म की बेसिक थीम इतनी ज्यादा चीजों से लिंक्ड होती है कि वो हर एलिमेंट में झलकती है, तब आप ये मान सकते हैं कि वो एक अच्छा सिनेमा है। डायरेक्टर ली आइजैक चुंग, जिन्होंने इसका स्क्रीन प्ले भी लिखा है, उन्होंने यहाँ अपने बचपन का वो टाइम भी रिफ्लेक्ट किया जब 1980 में उनकी फैमिली साउथ कोरिया से अमेरिका आ गई थी। इस फिल्म की टोन और डेप्थ चुंग की जिंदगी के उन पर्सनल इमोशंस और ऑब्जर्वेशंस को बखूबी हमारे सामने रखती है। उन्होंने अल्फोंसो क्यूरॉन की रोमा की ही तरह स्क्रीन पर एक नॉस्टैल्जिक ब्रिलियंस को उतारा है, पर हर किसी की कहानी और एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं और इसलिए हमारे सामने रोमा और मिनारी जैसी कई अनोखी पर्सनल मूवीज आज मौजूद हैं। यहाँ जेकब बहुत ही एम्बिशियस आदमी है, हालांकि उसे सिर्फ अपने अमेरिकन ड्रीम की ही चिंता है। हर चीज यही सिग्निफाई करती है, उसकी गिम्मी कैप, उसकी वॉक और उसका पॉकेट सिगरेट पैक। जेकब और मोनिका के रिश्ते में जो कन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट है वो भी जेकब का ड्रीम ही है, पर जेकब का मुश्किल हालातों से जल्दी उबरकर अपने सपने के पीछे लगे रहना ही इस कहानी को चलाए रखता है। उन दोनों के बीच का टकराव इस ड्रामा को खूबसूरती देता है और इसे पूरा करता है। परिवार के अमेरिकन ड्रीम को पाने वाले रास्ते पर यह कहानी और कई मुसीबतों के साथ आगे बढ़ती है। वो इस गोल को पाएंगे या नहीं, यही इस कहानी का प्राइमरी प्लॉट है। सुंजा के आने के बाद कल्चरल इंडिफरेंसेस को एक्सप्लोर करने से रोक दिया जाता है, ये एक और सब प्लॉट है। खैर, हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें सिंबॉलिज्म्स के बारे में। यहां सबसे पहला सिंबॉलिज्म है खुद मिनारी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, डेविड की नानी फिल्म में अपने साथ कल्चर लेकर आती है। वो अपने साथ कई सारे कोरियन फूड आइटम्स भी लाती है और एक स्पेशल कोरियन सीड भी लाती है जिसका नाम है मिनारी, जिसे आम इंग्लिश में जावा वाटर ड्रॉप वाटर भी कहा जाता है। इसके कई मेडिकल फायदे होते हैं। इसे लोग अक्सर जॉन्डिस यानी पीलिया की बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ ये साउथ एशियन क्यूजीन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सुंजा मिनारी सीड्स को जंगल में एक आधी सूखी हुई पानी की धारा के पास मैनग्रोव जैसे दिखने वाले कुछ पेड़ों के पास प्लांट कर देती है। अब यहाँ सबसे खास बात है इन सीड्स का सिग्निफिकेंस, जो है कहीं भी ग्रो होने की एक अनोखी क्वालिटी। फिल्म में एक पॉइंट पे जेकब कहता भी है कि उनके फार्म की मिट्टी कोरियन वेजिटेबल्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, पर मिनारी के लिए कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। फिर भी वो वहीं उग जाती है जहां सुंजा ने उसको बोया था। मिनारी ही वो प्लांट है जो एंड में सरवाइव करता है, जबकि बाकी सारे फार्म प्रोडक्ट्स जलकर खाक हो जाते हैं। अब सिंबॉलिज्म्स इन मिनारी सीड्स के जरिए ही दिखाया जाता है। हो सकता है और भी कई चीज के साथ दिखाया गया हो, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप इस फिल्म को कैसे समझते हैं। मेरे नजरिए में ये सिंबलाइज करता है कि जो चीज नेचुरली अपना पूरा समय लेकर बढ़ती है वो उन चीजों से ज्यादा लंबे वक्त तक बनी रहती है जिन्हें फोर्स करके बड़ा किया जाता है। जेकब ने कोरियन वेजिटेबल्स उगाई जो आखिर में खत्म हो गईं, और मिनारी जिसे दिल से उगाया गया था एंड के दौरान भी बढ़ती रहती है। यहां तक कि जेकब एंड में प्लांट को नोटिस करते हुए कहता भी है कि ये अपने आप ही काफी अच्छी बढ़ रही है, ग्रैंडमा ने बहुत अच्छा स्पॉट पिक किया था। मिनारी ह्यूमन इमोशंस की तरह है, आप इसे फोर्स नहीं कर सकते, आपको उसे
ऑर्गेनिकली आने देना होगा। इसके बारे में एक नजरिया और हो सकता है अगर हम इसे एक इमिग्रेंट के नजरिए से देखेंगे तो, और वो ये है कि पराये देश में किसी भी इमिग्रेंट परिवार को पहचान बनाने में वक्त लगता है। यहां भी वही बात लागू होती है, कोई भी इस रिक्वायर्ड टाइम को फोर्स करके छोटा नहीं कर सकता। यानी कुल मिलाकर मतलब ये हुआ कि नेचर और इमोशंस दोनों ही जगह जल्दबाजी की कोई जगह नहीं है। अगर आप उस प्रोसेस से छेड़छाड़ करेंगे तो एंड में चीजें बहुत बुरी तरह से खराब हो सकती हैं, जैसा कि जेकब के साथ हुआ भी था। इसका दूसरा सिंबोलिज्म है जेकब की कैप। यहां हमें हर कैरेक्टर के कपड़े कुछ हल्के पीले, फेडेड ब्लू और बाकी माइल्ड कलर में ही देखने को मिलते हैं। ये सब उनकी बेचैनी और उस सफरिंग को साफ दर्शाते हैं जो उन्हें ऐसी रूरल कम्युनिटी में रहकर महसूस हो रही है जहां कोई भी कोरियन कल्चर के बारे में नहीं जानता। हालांकि हल्के रंगों की इस जूझती जिंदगी में एक ही चीज में भड़कीला लाल रंग हमें नजर आता है, और वो है जेकब की कैप। आज के दौर में लाल कैप किसी भी चीज का सिंबल हो सकती है, लेकिन शांति का तो बिल्कुल नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ने के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने फेमस फ्रेज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ लाल कैप रिलीज की थी, जो उनके समर्थकों में आग की तरह फैल गई। इसी चीज ने किसी भी लाल कैप को ट्रंप का सिंबल बना दिया। इसे कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स अवॉर्ड करना ही बेहतर समझते हैं। मिनारी की कॉस्ट्यूम डिजाइनर सुजेना सॉन्ग इस बारे में कहती हैं कि क्योंकि इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग आउटडोर्स में वाइब्रेंट कलर्स के बीच होनी थी, इसलिए यहाँ राइट कलर चूज करना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसलिए उन्होंने प्राइमरी कलर्स के बारे में सोचा, जो डेविड के कपड़ों और जैक की हैट में देखे जा सकते हैं। डायरेक्टर चुंग स्टीवन के साथ हुई एक बातचीत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लाल कैप तो बस लाल कैप होती है, शायद हमें बस यही चाहिए था। हम नहीं चाहते थे कि ये कैप से कुछ और ज्यादा हो। पर इन दोनों ने ही इवेंचुअली जेकब के पहनने के बाद इसके आइडियोलॉजिकल सिंबोलिज्म को समझा, और इसका एहसास उन्हें प्रोडक्शन खत्म करने के बाद हुआ। यून अपने किरदार के बारे में कहते हैं कि जेकब सिर्फ तभी कैप पहनता है जब वो फार्म में काम कर रहा होता है, या फिर जब वो अपने अमेरिकन ड्रीम को पाने की चाह से भरा हुआ होता है। जब वो सब कुछ खोने के बाद एक हम्बल आदमी बन जाता है, तब वो कोई कैप नहीं पहनता। मेटाफोर्स और सिंबोलिज्म्स हर व्यूअर के नजरिए के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। ऐसी क्वालिटी सिनेमा की सबसे खास बात यह है कि ये मेटाफोर्स को एक्सप्लेन नहीं करती, ये आपको सोचने के लिए काफी कुछ दे देती हैं, और इसी तरह ये आपके थॉट प्रोसेस में घुसना स्टार्ट करती हैं। जैसे हम देखते हैं कि कई लोग यहाँ डेविड के काउबॉय शूज को समझने की कोशिश करते हैं, जिसका मतलब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है वो काउबॉय लैंड पे अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता हो सकता है कुछ इससे भी ज्यादा गहरा हो, या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि कुछ भी ना हो। पर जो भी हो, यहाँ मैटर ये करता है कि ये एक इमोशन था जो फिल्म में खूबसूरती से घुल गया। चलिए दोस्तों, अब आते हैं इसकी एंडिंग पर। मिनारी एक नॉर्मल इमिग्रेंट कहानी नहीं है जहां इमिग्रेंट किरदार रेसिज्म या अलग थलग होने जैसी चीजों का सामना करते हैं। ये इससे कहीं ज्यादा अनोखी है, क्योंकि फिल्म अमेरिका के मेन स्ट्रीम लैंड से काफी दूर है, जहां रेसिज्म जैसी चीजें कहीं ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। ये फिल्म ऐसे इमिग्रेंट्स की कहानी सुनाती है जो बाहर के लोगों और पराये देश को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर वो किरदार जिसे चेंज पसंद नहीं है, वो आखिर में खुशी से उसे अपना लेता है। इसे एग्जाम्पल से समझें तो जेकब क्रिश्चियन फार्मर पॉल को लेकर उलझन में होता है और उसे शके नजरिए से देखता है, जो बाद में फार्म में उसकी मदद भी करता है। शुरू में उसे लगा था कि पॉल पागल है, क्योंकि वो हर बात पे जीसस की बढ़ाई करने लगता है। जेकब को यह भी लगा था कि वो अमेरिकन आदमी भी फ्रॉड था, जिसने ये दावा किया था कि वो अगर एक स्टिक को कंपास की तरह इस्तेमाल करेगा तो भी उसे आंख बंद करके अंडरग्राउंड पानी मिल सकता है। जब कोरियन बिजनेस ओनर जेकब के फार्म प्रोडक्ट्स को कैंसिल कर देता है, तब वो चिल्लाता है कि बड़े शहर में कोरियन लोग उनकी कभी मदद नहीं करते। यानी कि वो एक सनकी ही था जो हर किसी से असहमत था। हालांकि एंड में
जेकब इन अमेरिकन लोगों को एक्सेप्ट करता है और उनके कंट्रीब्यूशन की सराहना करता है। वो एक बेहतर आदमी बन गया है जो जिंदगी में अलग अलग जगह मिलने वाले लोगों को अपना लेता है, जो कि पराये देश में ग्रो करने के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। जेकब जो अमेरिका ये सोचकर आया था कि हर चीज का जवाब पैसा है, उसे ये बात समझ में आ जाती है कि पैसा हमारे रिलेशनशिप्स को बचा नहीं सकता। हम सिर्फ चीजें बचाते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, और अगर पैसा या सक्सेस ही इस ब्रह्मांड का सेंटर है तो इसका ये मतलब है कि हम अपना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बना लेते हैं। एंडिंग में जेकब मटेरियलिस्टिक गेन से ज्यादा अपने परिवार को अहमियत देता है। एंडिंग में दिखाई गई उनकी फैमिली फोटोज भी यही बात दर्शाती हैं, और यही तो वो स्पेशल पल होता है जिसे मिनारी जैसी फिल्म सेलिब्रेट करती है। हमें मोनिका और उनके बेटे डेविड के कैरेक्टर आर्क में भी कुछ सिमिलर चेंजेस देखने को मिलते हैं। मोनिका उस छोटे पहिए वाले घर को लेकर उलझन में रहती है जो जेकब ने उनके लिए खरीदा है, जिसमें उसका ज्यादा खेती की जमीन खरीदने का अपना लालच छिपा है। इस बात को लेकर गुस्सा मोनिका के फेस पर शुरुआत से ही देखा जा सकता है, पर जल्दी ही वो उस घर को अपना लेती है। वो समझती है कि फार्म जेकब का सपना पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब मोनिका की माँ और डेविड की दादी सुनजा उनसे मिलने आती है, डेविड उन्हें अपनाने या अपना रूम उनके साथ शेयर करने को तैयार नहीं होता। डेविड उन्हें पसंद नहीं करता, पर एंड में वो उन्हें अपना लेता है, जिसका रीजन होता है फिल्म में होने वाले कई सारे इंसिडेंट्स। इस फिल्म का सबसे हार्ट मेल्टिंग मोमेंट भी इन्हीं दोनों से जुड़ा है, जब डेविड अपनी ग्रैंडमा से कहता है, ग्रैंडमा प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए। इस पे काफी बहस चली थी कि मिनारी को ऑस्कर बेस्ट पिक्चर की मेन कैटेगरी में डाला जाए या फिर बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में, पर मेरे हिसाब से ये डिबेट ही पॉइंटलेस है, क्योंकि मिनारी एक अमेरिकन ड्रामा है जिसे एक अमेरिकन आदमी ने डायरेक्ट किया है। बस वो है कोरियन लीनिएज का। ज्यादातर फिल्म कोरियन भाषा में है, पर पैरासाइट के ऑस्कर जीतने के बाद हम ये लिंग्विस्टिक बैरियर पहले ही तोड़ चुके हैं, जो कि पूरी तरह वो ऑस्कर डिजर्व भी करती थी। इसलिए मिनारी को बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में ही होना चाहिए, और शायद ये होगी भी। मिनारी के किरदारों की ही तरह ऑस्कर और सिनेमा के लोगों को भी ऐसे चेंजेस को खुशी खुशी अपनाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम सीरियसली एक कलाकार की हैसियत से फेल हो जाएंगे। ड्रीम्स, कल्चर और चेंज, ये सब चीजें मिलकर एक सुकून देने वाले एंड की तरफ बढ़ते हैं, जो ये एक्सप्लेन करता है कि ग्रोथ धीरे धीरे आती है और आपको सिर्फ सब्र रखना होता है। और अगर आप अच्छी मूवीज देखने के शौकीन हैं, जो आपके दिल को छू जाती हैं और आप पर अच्छा इन्फ्लुएंस डालती हैं, तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस फिल्म और इसकी परफॉर्मेंसेस से बिल्कुल निराश नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये था मिनारी का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अभी मूवी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियन है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।